हेलो गाइस, वेलकम टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पीरियलिज़म क्या है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं डिटेल से आपको बताऊँगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती यूट्यूब के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक ऐसा चैनल स्टार्ट करूँ जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो। मैंने कोशिश की है कि मैं सारा डेटा इकट्ठा करके जितना भी इम्पीरियलिज़म के मुताबिक मिलता है मैं सारा आपकी इस वीडियो के अंदर कवर कर दूं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इम्पीरियलिज़म? सबसे पहले मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बता दूं कि इसके अंदर हम आज डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इम्पीरियलिज़म कि इम्पीरियलिज़म है क्या, उसके बाद इसका पर्पस कि इसका पर्पस क्या था, उसके बाद डिफरेंट थ्योरिस्ट की मैंने डेफिनेशंस ऐड की हैं कि डिफरेंट थ्योरिस्ट क्या कहते थे कि इम्पीरियलिज़म है क्या। उसके बाद इसके फीचर्स, इसके मेथड्स, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, इसके मोटिव्स और नियो इम्पीरियलिज़म। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि एज ऑफ इम्पीरियलिज़म क्या थी, कि इम्पीरियलिज़म की ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई। हाँ जी, द एज ऑफ इम्पीरियलिज़म अ टाइम पीरियड बिगनिंग अराउंड 1760 के राउंड अबाउट ये शुरू हुआ। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने ऐड की है इधर कि जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की जो डिवीज़न हुई थी, ऑलमोस्ट 7 सिटीज़ ने ये सब डिवीज़न की थी और वहाँ से ये इम्पीरियलिज़म स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, इम्पीरियलिज़म कि इम्पीरियलिज़म है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक आइडियालॉजी है, एक थॉट है, एक डिस्कोर्स सेट कर दिया गया है, एक माइंड गेम खेली गई है थ्रू यूरोपियंस ने क्या किया था कि वो आए, पहले आकर उन लोगों ने हमारा लिटरेचर स्टडी किया, उसके बाद हम लोगों के वीक पॉइंट्स देखे, उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का एक फॉल्स इमेज क्रिएट किया और उससे उन लोगों ने क्या साबित किया कि जी हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं और हम वायलेंट हैं, हम लस्टफुल हैं, हम लोग बहुत इन्फीरियर हैं। उन लोगों ने ये एक डिस्कोर्स सेट कर दिया और आज तक लोग इसके अंदर हैं कि हम लोग इन्फीरियर हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो आप इन्फीरियर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे तो आप सुपीरियर हैं। बहरहाल आगे चलते हैं कि इम्पीरियलिज़म की डेफिनेशन क्या कहती है। What is imperialism? A powerful relationship with subordinate groups without moral implications। जैसा कि मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल ये एक माइंड गेम है। ओके, अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्लेवरी यानी कि आपको जहनी तौर पर अपना गुलाम बना लेते हैं ये लोग। A kind of practice of a larger country or government growing stronger by taking over poorer or weaker countries that have important resources। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है तो थ्रू डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि क्या है क्या, कि सुपीरियर क्लास का इन्फीरियर क्लास के ऊपर रूल करना। जो अमीर लोग हैं वो गरीब के ऊपर आकर रूल करते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं वगैरह वगैरह। इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी कि एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पीरियलिज्म इंग्लैंड्स प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनाइजिंग इंडिया। जब इंडिया की वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट तमाम वर्ल्ड के ऊपर उन लोगों ने अपनी कॉलोनाइजिंग की है। कॉलोनियलिज़म वाला सीन जो है ये होल वर्ल्ड ने सफ़र किया है इसके अंदर, लेकिन इंडिया की यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है तो बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया की है। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थीं जिन्होंने इम्पीरियलाइज्ड किया अदर कंट्रीज़ को। चले देखते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, रशिया, यूएस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, तुर्की। ओके, ये तमाम कंट्रीज़ थी जिन्होंने इम्पीरियलिज़म की प्रैक्टिस की अदर कंट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसका पर्पस क्या था?
इसका पर्पस था डोमिनेशन ओवर अदर स्टेट्स इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली आर बाय टेररिस्ट। जो मैंने आपको बताया कि जहाँ वो फ़ायदा देखते थे वहाँ वो चले जाते थे। इसके अंदर लिटरेचर के अंदर से अगर हम एग्जांपल लें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस को हम ले सकते हैं। जैसे उन्होंने आइवरी लेनी थी, वो अफ्रीकन्स के पास चले गए, उनको गुलाम बना लिया और उनकी आइवरी ले ली। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म बाय डिफरेंट थ्योरिस्ट, कि डिफरेंट थ्योरिस्ट ने क्या कहा है कि इम्पीरियलिज्म है क्या। सबसे पहले आ गया निकोलाई बुखारिन। ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने क्या कहा कि इम्पीरियलिज्म क्या है, अटेम्प्ट टू कन्कर अदर कंट्रीज। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आमतौर पर होता ये है कि हम लोग वीडियो देखकर समझ तो जाते हैं कि है क्या इम्पीरियलिज्म। लाइक कोई भी वीडियो हो, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैंने इम्पीरियलिज्म की वीडियो बनाई, इम्पीरियलिज्म आपको समझ आ गई वीडियो देख के, ओके। अब जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो होगा कि इम्पीरियलिज्म है क्या, लेकिन आपके पास वर्डिंग नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने आसानी पैदा करते हुए डिफरेंट थ्योरिस्ट को ऐड किया है कि आपके पास वर्डिंग भी हो और उससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े, ओके। चलिए नेक्स्ट थ्योरिस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्टिस जूलियस। ये क्या कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म इज़ अ पॉलिसी विच एम्स एट क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेनिंग एन एम्पायर दैट इज़ अ स्टेट ऑफ वास्ट साइज composed ऑफ वेरियस मोर और लेस डिस्ट्रिक्ट नेशनल यूनिट्स एंड सब्जेक्ट्स टू अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड विल। यानी कि एक जगह के ऊपर कैसे वो लोगों को डिवाइड कर देते हैं, अपनी यहाँ की कॉलोनीज़ बना लेते हैं, और माइंड गेम के थ्रू कैसे वो आइडियोलॉजी सेट कर देते हैं। ये एक थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे ये भी, जिन्होंने ये राइटिंग लिखी है और आपके डेफिनेशन दी है इम्पीरियलिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉर्गन थो। ये क्या कहते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, यानी कि अपनी पावर का फैलाना। ये ज़्यादा मशहूर थे अपनी क्लासिकल रियलिज़म की वजह से, और ये एक वो रियलिस्ट थे जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के पीरियड के से जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। कुछ थ्योरीज मैंने मेंशन किए हैं इम्पीरियलिज्म के बारे में। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी। उसके बाद आ गई लिबरल थ्योरी। ये क्या कहती है, इट एक्सेप्ट्स दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नीड्स टू इम्पीरियलिज्म बट डज नॉट एक्सेप्ट दैट इम्पीरियलिज्म ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। समझ आई कुछ? नेक्स्ट चलते हैं डेविल्स थ्योरी। It focuses on the result of conspiracy of big businessmen for the purpose of private gain. बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ की है ताकि आपको समझ आ जाए, ओके। इम्पीरियलिज्म बस आपने याद रखना है कि ये इन लोगों ने आके आइडियोलॉजी सेट की थी, माइंड गेम खेली थी, इन्फीरियर सुपीरियर का कॉन्सेप्ट दिया था, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, और आगे हम डिस्कस करते हैं। आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स जब मैं बताऊँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इम्पीरियलिज्म मैंने डिटेल में लिखा है कि इम्पीरियलिज्म है क्या। Imperialism essentially connects the idea of subordinate, a powerful relationship without moral implications of any kind. It is an urge of state to acquire jurisdiction and exercise domination over the other state. यानी कि अपना रूल करने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकल गेन के लिए, पॉलिटिकली गेन के लिए ये लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। छोटे एरिया से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैला देते हैं। अब आज खुद आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कितना कामयाब है कि आज तक हम लोगों के दिमागों के अंदर ये बात फिट हो गई है कि जी हम इन्फीरियर ही हैं। और ये जो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था ना, वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, सुपीरियर इन्फीरियर वाला। ये उन लोगों ने ही गेम खेली है, माइंड गेम। नेक्स्ट चलते हैं, इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, इट वाज जस्टिफाइड एज मॉरल। अच्छा, आगे आप लोग खुद ये स्टॉप करके वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये सेम बात मैंने लिखी हुई है। इम्पीरियलिज्म इज एस्टैब्लिश्ड बाय सुपर पावर। ये डिटेल के अंदर है ताकि आप पेपर के अंदर लिख सकें और आपके पास वर्डिंग हो लिखने के लिए, आप एक्सटेंड कर सकें कि है क्या। ये कॉन्सेप्ट भी दिया मैंने आपको और मैंने आपको वर्डिंग भी दी है कि आप आराम से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी यही बात हुई है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए नेशंस के ऊपर फोर्सफुली। ओके, ये भी था कि ये थ्रू आर्मी भी किया इन लोगों ने। आगे मैंने इसके मेन फॉर्म्स लिखी हैं इम्पीरियलिज्म की, जिसके अंदर 3 मेन फॉर्म्स हैं। एक तो कॉलोनीज़, इसके अंदर क्या था, ये मोस्ट डायरेक्ट मेथड है रूल का, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या था, इसमें जो पावरफुल कंट्री होती है वो अपनी गवर्नमेंट को ख़ुद कंट्रोल करके कॉलोनीज़ बनाकर डायरेक्ट रूल करते हैं, ओके। और जो वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं वो सेकंड क्लास बन जाते हैं, सेकंड क्लास सिटीज़न बन जाते हैं, ओके। आगे है प्रोटेक्टोरेट्स। इसकी क्या है, when a country is able to govern itself through its own internal government but still controlled by an outsider power। अच्छा, इसके अंदर ये है, जब एक कंट्री खुद को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है फिर भी आउटसाइडर कंट्री आके रूल करना शुरू कर दे। लोकल गवर्नमेंट को ऑफिशियली अलाउ होता है कि वो रूल करे, लेकिन स्टाइल क्या उन लोगों ने अपनाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ का। जो वो लोग आपको स्केच बना कर देंगे कि आपने ऐसे रूल करना है, वो आप वैसे ही रूल करेंगे। वो खुद आकर तब रूल नहीं करते, उस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रूल करने की, यानी कि माइंड गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा, आगे आ गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। When an outside power claims right and privileges over an area or region। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 2 कंट्रोलिंग नेशंस होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की रूलिंग पावर में इंटरफेयर ना करने का क्लेम करती हैं। यानी कि एक जो रूल करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और एक जो मतलब नेटिव पीपल जो रूल कर रहे होते हैं, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि वो दोनों कहते हैं जी हम लोगों का एक स्फीयर है, हम लोग वो रूल नहीं करेंगे एक दूसरे के, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इस तरह करके वो अपने ये कॉलोनीज़ को और प्रोटेक्टोरेट्स को इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, फीचर्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। ओके, इसके अंदर क्या है, इट मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक मोटिव। नेक्स्ट है वाइडर एंड लिमिटेड ऑपरेशंस। इट मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। इट मे बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। इट मे बी डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेटिव। अब आप देख सकते हैं जहाँ इम्पीरियलिज्म के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हुए हैं। आगे इसके मेथड्स क्या थे, चले देखते हैं। मिलिट्री इम्पीरियलिज्म, इन लोगों ने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए इम्पीरियलिज्म के अंदर रूल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इम्पीरियलिज्म की। सबसे पहले आ गया मिलिट्री इम्पीरियलिज्म। ओके, ये सबसे ओल्डेस्ट एंड क्रूडेस्ट फॉर्म है, ओके, जो बाय फोर्स ये लोग रूल करते हैं। आज भी सीरियन के लोग, और आजकल तो वर्ल्ड वार 3 भी स्टार्ट हो गई है। बहरहाल आगे चलते हैं। इकोनॉमिक imperialism। It is the outcome of modern age. It is an indirect method to gain foothold in foreign territories. Cultural imperialism. It does not attempt to conquer territories, rather it attempts to conquer the minds of people as mean of changing the power relationship। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है। कल्चरल इम्पीरियलिज्म के अंदर उन लोगों ने माइंडसेट किस तरीके से सेट किया, वहाँ पर रहकर फिज़िकली उनको ग़ुलाम नहीं बनाया बल्कि माइंड का ग़ुलाम बनाया, साइकोलॉजिकल स्लेवरी। नेक्स्ट हमारे पास आ गए मोटिव्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। इकोनॉमिक गेन, पावर एंड प्रेस्टीज, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, securing of national defense, adjustment of surplus population। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेरिट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। कि उन लोगों ने क्लेम किया था कि हम सुपीरियर हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, और वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं, वो लोग लस्टफुल हैं, वो लोग इन्फीरियर हैं। वो लोग कौन, एशियन पीपल, अफ्रीकन्स, वो लोग। तो रुडयार्ड किपलिंग ये बताते हैं इस पोइम के अंदर कि ये वाइट मैन की थ्रू आउट जितनी जनरेशन आएंगी उन सब के ऊपर ये बर्डन है कि वो आकर हम लोगों को सिविलाइज्ड बनाएं, यानी कि अफ्रीकन पीपल्स को, यानी कि एशियन पीपल्स को, ओके। क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हम सुपीरियर हैं और वो इन्फीरियर हैं।
तो मेरिट के अंदर इम्पीरियलिज्म के एक ये आएगा पॉइंट कि वाइट मैन्स बर्डन, नेक्स्ट आएगा पॉलिटिकल यूनिटी, नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, प्रमोट्स इंटरनेशनलिज्म। ये मेरिट्स है इसके। डीमेरिट्स क्या क्या थे इसके? पॉलिटिकल डोमिनेशन, जहाँ उन लोगों ने हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाया वहाँ पर उन लोगों ने हमें नुकसान भी पहुँचाया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बेशक उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट न्यू चीज़ें लेकर आए, वो टेक्नोलॉजीज़ न्यू लेकर आए वो, लेकिन उन सब से हम लोगों को नुकसान भी हुआ। जैसे ये देखें, मैंने मेंशन किया, इट डिस्ट्रॉयज़ नेचुरल, कल्चरल एंड मोरालिटी। उन लोगों ने रेसिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, सुपीरियर इन्फीरियर का उन लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। ये देखें, मैंने मेंशन किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ना। हम लोगों का कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, हम लोगों का जो रिलीजन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई। अब आजकल क्या लोग फॉलो कर रहे हैं? यूरोपियंस को, वेस्ट के स्टाइल को। आजकल आप कपड़े भी देख लें, लैंग्वेज देख लें, कुछ भी देख लें। जी, हम सुपीरियर कब बनेंगे? जब हम उनके तरीक़ों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ गया इंट्रोड्यूसेस इंटरनेशनल वॉर एंड राइवलरी इन ह्यूमन। समझ आ रही है आपको कि ये जो वॉर वाला कॉन्सेप्ट था ये भी वहीं से शुरू हुआ जब इम्पीरियलिज्म आया। एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी लिबरल। बहरहाल आगे चलते हैं। नियो इम्पीरियलिज्म। अब ये नियो इम्पीरियलिज्म क्या होता है? चले देखते हैं। It is designed to highlight continuation of economic and political dependencies of former colonies by their masters। हाँ जी, ये इम्पीरियलिज्म की ही आगे से न्यू फॉर्म है। इसको फॉल्स इम्पीरियलिज्म भी कह सकते हैं, सूडो इम्पीरियलिज्म भी कह सकते हैं और न्यू इम्पीरियलिज्म भी कह सकते हैं, कि उसी को आगे कंटिन्यू करना। इम्पीरियलिज्म का ही सीन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ नियो इम्पीरियलिज्म, कि इसके फीचर्स क्या थे। इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्मॉल एंड न्यू स्टेट्स, सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। ये जब इम्पीरियलिज्म को बढ़ा रहे थे ना, ये वो वाला सारा सीन है। कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। चले गाइस, आज यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।